Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to continue with chapter Expansion and Consolidation of British Power. लास्ट लेक्चर में हमने किया फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. आज हम देखने वाले हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1819 तक. जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो उनका एक इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन था ब्रिटिश पैरामाउंटसी को इम्पोज करने का. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप इसको पॉलिटी के लेक्चर्स में कवर कर सकते हैं ऑल द एक्ट्स. तो जो चार्टर एक्ट था ऑफ 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड है इन चाइना एक्सेप्ट टी वो एंड हो चुकी थी. हेंस कंपनी नीडेड मोर मार्केट्स, राइट. कंपनी को और मार्केट्स की ज़रूरत थी. अगर आप पिंडारीज की बात करें, जो पिंडारीज थे वो बहुत सारे कास्ट और क्लासेस को मिला के बने थे और इन्हें ऐड किया जाता था, अटैच किया जाता था मराठा आर्मीज में. मर्सिनरीज, दे वर एडेड एज मर्सिनरीज. ठीक है. तो जब मराठास वीक पड़ गए तो ये जो पिंडारीज हैं इनकी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वो चली गई. ठीक है. इसके वजह से इन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड प्लंडरिंग नेबरिंग टेरिटरीज. आसपास की टेरिटरीज को प्लंडर करना शुरू किया. ऑल्सो ये आसपास की जो टेरिटरीज हैं इसमें कुछ टेरिटरीज कंपनी की भी थी जिनको इन्होंने प्लंडर कर दिया. इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश ने मराठास पे इल्जाम लगाया कि पिंडारीज को शेल्टर देने में मराठास का हाथ है. ठीक है. ये पिंडारी लीडर्स जो थे इनमें आप कुछ लीडर्स के नाम अगर देखें तो आमिर खान, करीम खान, राइट, ये कुछ नाम थे. तो ऑफ कोर्स पिंडारी लीडर्स लाइक आमिर खान और करीम खान जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया. वेरस अगर आप चिटू खान की बात करें तो चिटू खान जो है वो जंगल भाग गए, जंगल में चले गए. ट्रीटी ऑफ बसेन की अगर आप बात करें, जो हमने पहले पढ़ा है, हमने देखा उसका सिग्निफिकेंस क्या था. तो ये जो ट्रीटी है इसे ट्रीटी विद द साइफर बोला जाता है, ट्रीटी विद द पेशवा. ठीक है. बाकी मराठा लीडर्स को ये ट्रीटी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंस है वो एक तरीके से जा रही थी. तो इसीलिए उन्हें ये लगने लगा कि इस ट्रीटी की वजह से इनकी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस जो है वो सरेंडर हो चुकी है. इसके बाद पिंडारीज के अगेंस्ट जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक्शन लिए तो जो मराठाज हैं उनको ये लगा कि उनकी सॉवरेनिटी पे ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, राइट. तो उन्होंने दोबारा कोशिश की कि मराठा कॉन्फेडरेसी को वो दोबारा यूनाइट करें. क्या यहाँ पे आपको पता चला, सबसे पहले पिंडारीज और इंग्लिश का हमने आपको रिलेशन बता दिया. फिर हमने ये देख लिया कि कैसे ट्रीटी ऑफ बसेन जो है वो बाकी मराठा जो लीडर्स थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी सॉवरेनिटी खतरे में है. ऑल्सो पिंडारीज के अगेंस्ट जो एक्शन लिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, वो भी लग रहा था मराठास को कि ये उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, राइट. तो उसके बाद मराठा चीफ ने दोबारा कोशिश की कि वो अपनी कॉन्फेडरेसी को दोबारा यूनाइट करें. बाजीराव टू इन्होंने अपना लास्ट बिड प्ले किया यहां पर. ठीक है. 1817 में मराठा चीफ्स को इन्होंने रैली करवाया अगेंस्ट द ब्रिटिश और इसलिए हम देखेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ. कोर्स ऑफ वॉर देखने की कोशिश करते हैं. जो पेशवा थे उन्होंने ब्रिटिश रेसिडेंसी एट पूना जो थी उन पर अटैक किया. ठीक है. पेशवा अटैक्ड ब्रिटिश रेसिडेंसी एट पूना. अप्पा साहिब जो कि नागपुर के थे उन्होंने अटैक किया रेसिडेंसी एट नागपुर. और जो होलकर्स थे उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया फॉर द वॉर.
ठीक है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि बाय नाउ मराठास जो है वो ऑलमोस्ट वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक वॉर को जीतने के लिए और ग्रोथ ऑफ पावर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो धीरे धीरे वो लूज कर चुके थे। जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन थी वो कंफ्यूजिंग और इनएफिशिएंट थी। जसवंत राव होलकर जो हैं, हमने उनके बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जसवंत राव होलकर की डेथ के बाद तुलसीबाई जो कि होलकर की मिस्ट्रेस थी, वो आ गई एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन पूना। ठीक है, वो संभालने लग गई अफेयर्स इन पूना। ये क्लेवर और इंटेलिजेंट वुमन तो थी, बट ऑब्वियसली ये स्टेट को पूरी तरीके से अच्छे से प्रॉपरली इसे एडमिनिस्टर नहीं कर पाई, और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। किससे इन्फ्लुएंस थी? बलराम सेठ एंड आमिर खान। ठीक है, और ये जो मेन है ये अनवर्दी थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो तुलसी थी, तुलसीबाई, वो एडमिनिस्टर अच्छे से कर नहीं पा रही थी, और उन्हें जो एडवाइस करने वाले लोग थे जिन पे वो डिपेंडेंट थी वो खुद भी एबल नहीं थे। ठीक है, भोसले की अगर आप बात करें इन नागपुर, और सिंधियास की अगर आप बात करें ग्वालियर में, ये भी अभी तक वीक पड़ चुके थे। तो इंग्लिश के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो विगरसली स्ट्राइक बैक करें, और ऑब्वियसली वो सक्सीड हो भी पाए। ठीक है, पेशवा को उनकी अथॉरिटी जो है एग्जर्ट दोबारा करने की उन्होंने जो कोशिश की थी उसको ब्रिटिशर्स ने रोक लिया। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि पेशवा वॉज डिफीटेड एट खिरकी। ठीक है, पेशवा को कहां डिफीट मिली? एट खिरकी। भोसले को कहां पे डिफीट मिली? सीता बुल्दी। होलकर को महिदपुर। ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि किसको कहां पर डिफीट मिली। पेशवा खिरकी, भोसले सीता बुल्दी एंड होलकर महिदपुर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन होती हैं जून में 1817 में, उसके बाद नवंबर में 1817 में, और जनवरी 1818। सबसे पहले जो ट्रीटी साइन होती है वो ट्रीटी साइन होती है विद पेशवा, और इसे आप कह रहे हो ट्रीटी ऑफ पूना। इसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। किसके साथ साइन होगी? ऑफ कोर्स विद सिंधिया। एंड ऑब्वियसली इसके बाद जो जनवरी 1818 में ट्रीटी साइन हुई है वो है ट्रीटी ऑफ मंदसौर, और साइन किसके साथ हुई है? होलकर्स के साथ। जून, दिस इज जनवरी, ठीक है। इसके बाद जून 1818 में पेशवा जो है फाइनली सरेंडर कर देते हैं, और जो मराठा कॉन्फेडरेसी है अब जाके डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, पेशवाशिप, ये इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि पेशवाशिप जो है वो अबॉलिश हो जाती है। ठीक है, पेशवा बाजीराव जो है ही बिकेम अ ब्रिटिश रिटेनर एट बिथुर नियर कानपुर। प्रताप सिंह जो कि लीनियल डिसेंडेंट थे शिवाजी के, उनको रूलर बनाया जाता है ऑफ सतारा, जिसे ऑफकोर्स पेशवा के डोमिनियन से बनाया गया होता है। ठीक है, प्रताप सिंह को जो कि डिसेंडेंट थे शिवाजी के, उनको क्या बनाया जाता है? रूलर ऑफ सतारा। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि मराठास एक्चुअली में वॉर क्यों हारे, मराठास के लॉस के पीछे रीजन क्या था। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है लूज पॉलिटिकल सेटअप। लूज पॉलिटिकल सेटअप कैसे था? एक लूज कॉन्फेडरेशन था। किसके अंडर में? छत्रपति के अंडर में, एंड लेटर पेशवा के अंडर में। पावरफुल चीफ जैसे कि गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले जो है, इन्होंने अपने अपने सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो हैं खुद के लिए बना लिए थे। ठीक है, फर्दर
इररिकंसाइलेबल हॉस्टिलिटी जो है वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कॉन्फेडरेसी के बीच में हो गई थी. ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे यूनिटी जो है वो इंटरनल स्क्वॉबल्स शुरू हो चुके थे. ठीक है. और लैक ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट थी, जिसकी वजह से ये सब चीजें डेट्रीमेंटल हुई फॉर मराठा स्टेट. दूसरी अगर आप बात करें तो आप देखेंगे डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट. डिफेक्टिव नेचर क्यों बोला जा रहा है? जो मराठा स्टेट का बनना था, जो कोहिजन ऑफ पीपल था मराठा स्टेट का, वो ऑर्गेनिक नहीं था, वो आर्टिफिशियल था. ठीक है. देर वॉज नो एफर्ट राइट फ्रॉम द डेज ऑफ शिवाजी फॉर अ वेल थॉट आउट ऑर्गेनाइज्ड कम्युनल इंप्रूवमेंट, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन और यूनिफिकेशन ऑफ पीपल. ठीक है. मराठास का जो राइज इन पावर था वो दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियो नेशनल मूवमेंट. ठीक है. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यूरोपियन पावर जो है उनको पता था कि वो ऑर्गेनाइज्ड है और वो उनकी स्ट्रेंथ है, और वो ऐसी सोसाइटी जो खास ऑर्गेनाइज ना हो उसको पीछा कर सकती है. ठीक है. इनेप्ट लीडरशिप की बात करते हैं. ऐसा बोला जाता है कि जो लेटर लीडर्स हैं वो थोड़े से सेल्फिश थे, वो मैच नहीं कर पा रहे थे इंग्लिश ऑफिशियल्स की जितनी भी जो भी थी. ठीक है. इंग्लिश के साइड में कौन कौन थे? एल्फिंस्टन, मैल्कम, वेलेस्ली, और आर्थर वेलेस्ली की बात हो रही है यहां पर. ठीक है. आर्थर वेलेस्ली कौन थे? लेटर ही हैड लेड द इंग्लिश टू कॉन्कर नेपोलियन. इंपॉर्टेंट है आर्थर वेलेस्ली के बारे में मैं बार बार आपको इतनी डिटेल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एज एन ऑप्शन आपके पीवाईक्यू में आ चुका है इन योर प्रीलिम्स. ठीक है. तो ये जो पर्सनालिटी है ये आपको प्रीलिम्स में फिर से सता सकती है, इसलिए आपको आर्थर वेलेस्ली जहां जहां पर आएगा वहां वहां पर आपको ध्यान देना है. ठीक है. अगर आप मराठास की बात करें तो इस वक्त इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम था. ठीक है. देयर वाज ट्रेचरी इन रैंक्स, जस्ट दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन वीकनिंग मराठा फोर्सेस. ठीक है. अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक जो है वो इनएडिक्वेट थी. ठीक है. आर्टिलरी डिपार्टमेंट पूना गवर्नमेंट ने सेटअप किया था लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था. इसके अलावा आप देखेंगे अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी थी. नीड्स जो है, जो प्रेजेंट टाइम की नीड्स थी उसको सर्व नहीं कर पा रही थी. नो इंडस्ट्री नहीं थी, फॉरेन ट्रेड के लिए ओपन मार्केट नहीं था. तो एक स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप के लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है, आपको एक स्टेबल इकोनॉमी की जरूरत होती है, वो यहाँ पे था नहीं. अगर आप डिप्लोमेटिक स्किल्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं उसमें जो इंग्लिश हैं वो काफी आगे थे. और आपको पहले ही पता है कि जो मराठा चीफ्स हैं उनके बीच में डिसयूनिटी थी. ठीक है. इसलिए वो टारगेट बना पाए इनको. प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक. ठीक है. रेनेसॉ के बाद उनकी जो फोर्सेस हैं उसे रिजुविनेट किया गया था. और ऑफ कोर्स जो शैकल्स ऑफ चर्च है उनसे उन्हें इमेंसिपेट कर लिया गया था, उन्हें मतलब वहां से फ्रीडम मिल चुकी थी. इसलिए वो जो अपनी पूरी एनर्जी है वो कहाँ पे लगा रहे थे? साइंटिफिक इन्वेंशन पे लगा रहे थे, ओशन वॉयजेस पे लगा रहे थे. तो इस वक्त प्रोग्रेसिव आउटलुक आपको देखने को मिल रहा था इंग्लिश का. दे वर मेकिंग इन्वेंशंस, दे वर टेकिंग वॉयजेस. ठीक है. ऑफ कोर्स मराठा लीडर्स जो हैं उन्होंने इन सब चीजों पे बहुत कम अटेंशन दिया था. ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की मेंटेन करने का एम था. ठीक है. डोमिनेंस अगर आप देखें तो प्रीस्टली क्लास का था. तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से एक डिवाइडेड हाउस जो था मराठास का. लेटर ऑफ कोर्स जो इनिशियल मराठास है उनकी बात नहीं हो रही है, जो लेटर डिवाइडेड
हाउस ऑफ मराठास था वो ब्रिटिश के सामने वीक पड़ा। ठीक है, दिस वर सम ऑफ द रीजंस। ऑब्वियसली ये सब पोस्ट एनालिसिस है। कोई भी एम्पायर जो है, ऑफ कोर्स ये हिस्टोरियंस का, ये जो हमने पढ़ा है कि यू नो व्हाट वर द रीजंस व्हाई मराठास लॉस्ट, ये टोटली इट्स अ ये एक पर्सपेक्टिव है, ये हिस्टोरियंस का पर्सपेक्टिव है, आपकी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है वो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ होती है तो उसका एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है, देखा जाता है कि ये चीज़ हुई क्यों, राइट। बेसिकली अगर पूरे इंडिया को हम देखें तो इंडिया में फॉरेन रूल आने के पीछे अगर कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर था तो वो ये था कि यूनिटी नहीं थी, राइट। तो ऑल्सो जो ये यूरोपियन एलिमेंट्स थे दे वर वे अहेड ऑफ टाइम, बिकॉज दे वर सीइंग रेनेसॉ पीरियड। फिर बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आप देखेंगे कि कैसे इट इफेक्टेड, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में वो सब है ही ऑलरेडी। So that is it for today's lecture. In the next lecture, we will do a synth. Till then, all the best.